हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसका हमने एक पार्ट ले लिया था। आज इसका पार्ट 2 है, यानी कि 5 प्रकार की विशेषता हमने पिछले वाले लेक्चर में इसकी स्टडी कर ली थी। आज 6वीं और इससे आगे यानी कि 20 प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनका अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आज अपन देखते हैं 5 के बाद में 6वीं प्रकार की कौन सी विशेषता है। ये आपकी पड़ती है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। मौलिक अधिकार व कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक अधिकार और क्या होते हैं कर्तव्य, इसके बारे में आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसे फ्रीडम, कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं, कुछ ऐसे अधिकारों का होना बहुत जरूरी है जिसके चलते व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास होता है। सर्वांगीण या चहुमुखी विकास का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का उसका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हर तरह का उसके विकास के लिए कुछ फ्रीडम्स होनी जरूरी है, सो दैट वो उसका विकास और अपना अच्छी तरीके से उसका इंप्रूवमेंट कर सकें। इसी को कहा जाता है मौलिक अधिकार। देखो, जब अपन ब्रिटिश एरा के टाइम में थे या फिर अपन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, सबसे ज्यादा जिस पार्ट का हमारा वायलेशन किया गया या फिर जो उल्लंघन किया गया था वो थे हमारे मौलिक अधिकार। क्योंकि हमें किसी भी टाइप की कोई फ्रीडम नहीं थी। लोग अपने इच्छा अनुसार कपड़ा नहीं पहन सकते थे, आ जा नहीं सकते थे, खाना तक नहीं खा सकते थे, एवन दो उनका ब्लड तक निकाल के लिया जाता था और उनको मार दिया जाता था। इस टाइप का हम पे बहुत ज्यादा शोषण और अत्याचार किया गया था। इन सारी चीजों के मद्देनजर हमारे जो फाइंडिंग फादर्स थे यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले इंश्योर किया कि जब अपना भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, सबसे पहले अपन जनता को मौलिक अधिकार मुहैया करवाएंगे या फिर मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे। ओके, तो मौलिक अधिकार हमने पहली बात कहां से अडॉप्ट किए? हमारे संविधान में करने के उद्देश्य हमने देखे। हमने जो अडॉप्ट किए हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स से हमने किए थे। यूएसए के संविधान या फिर यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हमने मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया है। इसके बाद में अपन देखते हैं यूएसए के संविधान से हमने ग्रहण किया गया है। यूएसए के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। इसके बाद में अगली बात देखें, यूएसए से हमने ग्रहण करके संविधान के कौन से भाग में रखा है? इसको हमने रखा है भाग 3 में। कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वैसे हमारे मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, यानी कि मूल रूप से हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी कि एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की संख्या हमारे 6 हैं। तो सबसे पहले अपन नजर डालते हैं हमारे कौन से 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कौन से 6 हैं और 7वें के साथ में क्या स्ट्रेटेजी हुई है, उन सारी चीज के अपन स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके नजर डालता हूं कि कौन से हमारे 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। पहला जो हमारा है वो समता या समानता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार। अपन बात करें नंबर 2 की, तो हमारा जो नंबर 2 है वो है हमारा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। और बात करें नंबर 3 की, तो वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और बात करें नंबर 4 की, वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। अगली बात करें नंबर 5 की, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार।
इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 6 की, जो है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हां, ये जो हमारे हैं वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में मौजूद हैं, और जो एक मौलिक अधिकार जो स्टार्टिंग में 7 हुआ करते थे उसमें से कौन सा समाप्त किया गया है उसकी अपन बात करते हैं, यानी कि हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया, और उसको एक लीगल राइट या फिर विधिक अधिकार के तहत इसको शामिल किया गया है। यानी कि आप अभी संपत्ति के अधिकार को लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ओके, तो बाकी को क्या आप लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो? जी हां, आप बिल्कुल जा सकते हो। देखो, मौलिक अधिकारों का हमारा एक अलग से चैप्टर है, हमारा एक अलग से लेसन है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। उसमें अपन पूरी डिटेल से क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्यों इसका स्टार्टिंग में कहां से, इसकी वर्ल्ड में कहां से शुरुआत होती है, इंडिया में कब से होती है, कौन कौन से इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान इसके कौन कौन से अध्यक्ष रहे थे, कौन सी समितियां बनी थी, सारी डिटेल से देखेंगे। वर्तमान में बस थोड़ा सा इसका ऊपर ऊपर अपन लेते हैं, सो दैट हमारा पढ़ रहे थे भारत के संविधान की विशेषताएं, सो दैट बहुत सारी विशेषताओं का हमें डिस्कशन करना, इसका तो हमारे पास में ऑलरेडी एक और चैप्टर में डिस्कशन करना ही है। ओके, अब इसके बाद में संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया था। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। कौन सा? ये वाला अभी इसको एबॉलिस्ट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और ये 6 मौलिक अधिकारों का हमें ध्यान रखना है। बाकी देखो, जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो कौन कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में है, और किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें बता रखी है, उन सारों का अपन स्टडी करेंगे। उसके बाद में दूसरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये जो मौलिक अधिकार है, इनका संरक्षक बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय को। जो न्यायालय, भारत की जो जुडिशरी है, भारत की न्यायपालिका है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है, उसको इसका संरक्षक बनाया है। क्या मतलब है इसका? देखो, यहां पे 2 बॉडी काम करती हैं, एक तो है हमारी सरकार, और जो दूसरी है वो है हमारी जनता, हम लोग। यदि हमारे संविधान में हमें इन 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार तो दे रखे हैं, लेकिन किनको दे रखे हैं? जनता को। यदि सरकार कुछ ऐसे कानून या विधि का निर्माण कर दे जिससे जनता के ये मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो क्या किया जाएगा? तो हमें चाहिएगा एक गारंटर, और वो गारंटर कौन है? हमारी भारत की न्यायपालिका, सीधी न्यायपालिका, यानी कि व्यक्ति मौलिक अधिकार के केसेस को लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी इसको पहले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। कौन कर सकती है? भारत की जनता। तो क्यों, किसके अगेंस्ट कर सकती है? सरकार इसी की विधि का निर्माण करे या फिर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को इंश्योर ना कर पाए, तो व्यक्ति सीधा कहां जा सकता है? न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय इस पे अपना डिसीजन देगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संरक्षक घोषित कर दिया गया है भारतीय न्यायालय को। जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब कहां किया गया है, और आप 6 प्रकार की जो आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत अपन 5 प्रकार के रिट पढ़ेंगे, जिसके तहत अपन जानेंगे किस तरह से ये एक संरक्षक की भूमिका निभाता है। बट यहां तक इतना देखें, यानी कि जब भी जनता को सरकार मौलिक अधिकारों से वंचित करती है, तो सीधा व्यक्ति कहां जा सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। दैट्स वाई भारत के न्यायालय को इसका मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इसी से संबंधित एक स्टेटमेंट हमारी बुक में दे रखा है MC सांगला का। किसका है? MC सांगला का। MC सांगला ने क्या कहा है, उस बात को ध्यान से सुनना। MC सांगला ने कहा है कि भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय को जनता के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दर्जा देके भारत के संविधान ने जो व्यवस्था की है, दुनिया के बहुत सारे सभ्य देश इस पे गर्व करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? MC सांगला का था, हमारे बुक में दे रखा है, तो इसलिए इसको हमें याद रखना है, स्टेटमेंट को याद रखना है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा MC सांगला ने भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में क्या स्टेटमेंट बोला था, या फिर ये स्टेटमेंट कौन से व्यक्ति का है, तो ध्यान रखना है MC सांगला का है। यानी ठीक है, ओके, ये तो थे हमारे मौलिक अधिकार।
अब इसके बाद में अपन नजर डालते हैं मौलिक कर्तव्य क्या चीज थे। उससे पहले में एक और अभी नया हमारा मौलिक अधिकार ऐड हुआ है, या फिर जो शिक्षा का अधिकार है उससे संबंधित जो हमारी बुक में दे रखा है उसका भी मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूं। यानी कि अभी एक नया और अधिकार शामिल हुआ है, यानी कि सब पार्ट के रूप में शामिल हुआ है, उसको देखते हैं। सब आर्टिकल्स के रूप में है, देखो वो है हमारा शिक्षा का अधिकार। क्या है? शिक्षा का अधिकार। ये कैसा अधिकार है? देखो शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या कहा गया है, यानी कि 86वां अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। हालांकि ये 2002 में एक अधिनियम आया था, यानी कि मुक्त व निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2002। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2002 आया था, और ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 2009 में। ओके, और लागू कब हुआ था? यानी कि 1 अप्रैल 2010 को ऑल ओवर इंडिया में ये है जो लागू हो गया था। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। कैसी शिक्षा? यानी कि ये कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये इसका मेन मोटिव है, प्रदान करना। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अब एक मौलिक अधिकार बन गया है। और इसको रखा किसके तहत है? इसको रखा गया है आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 21A के तहत का मतलब हो गया, आर्टिकल 21 बोलता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलता है? वैसे तो मौलिक अधिकारों में इसका डिस्कशन करेंगे, बट यहां पे देख लेते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसी के तहत आर्टिकल 21 क्लोज ए में इसको डाल दिया गया है। अच्छा, इसके बाद में 21A के तहत डाल के इसको जीने के अधिकार के तहत शामिल किया गया है। कैसा अधिकार? जीने का अधिकार, यानी कि जीने का अधिकार के तहत इसको शामिल कर दिया गया। जीने के अधिकार के तहत किसको शामिल कर दिया गया है? शिक्षा के अधिकार को। क्यों? क्योंकि शिक्षा के अधिकार को 21A, यानी कि 21 किसके बारे में बात करता है? प्राण में दैहिक स्वतंत्र, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। उसी के क्लोज ए में डाल के इसको जीने के अधिकार के तहत शामिल कर दिया गया है, जो कि 86वां अमेंडमेंट 86वां अमेंडमेंट 2002 में आया था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2002 के साथ में, जो कि पारित हुआ था 2009 में और जिसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो था इसी को न केवल मौलिक अधिकार में डाला गया था, बल्कि इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में भी डाला गया था। ओके, कैसे डाला गया था? हमारे मूल रूप से जो कर्तव्य हुआ करते थे वो 10 थे, और 11वां कर्तव्य भी इसको डाला था। यानी कि न केवल बच्चे का अधिकार है, बल्कि पेरेंट्स, गार्जियंस और अभिभावक की ये आपकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षित करावें। कैसे? कर्तव्य के बारे में भी एक नजर डालते हैं। ओके, अब अपन बात, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, क्योंकि यह न केवल मौलिक अधिकार बना था, बट इसको मौलिक कर्तव्य में भी लिखा गया था। ओके, अब देखते हैं, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्यों के बारे में नजर डालते हैं। जब हमारा भारत का संविधान एक बहुत बड़ा अच्छा प्रालेख बन के तैयार हुआ था, तब उसमें मौलिक कर्तव्य जैसे वर्ड नहीं थे। मौलिक कर्तव्य का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास में अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन उसका सामंजस्य कब बनेगा? जब मेरे भी कर्तव्य होगी, मुझे किस तरह से बोलना है
है ना। ये नहीं है कि मैं गली में जा रहा हूं जोर जोर से बोले जा रहा हूं कि नहीं मेरा तो बोलने का अधिकार है, नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं जरूर बोल सकता हूं, बट मैं दूसरे लोगों का जो आराम कर रहे हैं या फिर अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें व्यवधान मैं नहीं डाल सकता हूं, तो ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो इसी को ड्यूटीज बोला जाता, कहा जाता है कि मौलिक अधिकार तभी तक अच्छे लगते हैं जब अपन उसको अपने कर्तव्य के साथ उसका पालन करते हैं। कर्तव्य का मतलब होता है हम अपने संविधान को पालन करें, एकता, अखंडता, बंधुता बनाए रखें, देश के पर्यावरण और उसके वन्य जीव जंतु और उनकी रक्षा का ख्याल अपन एक साथ में उसका रखता जाए। इसी उद्देश्य से 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd संशोधन 1976 में हमारे संविधान में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। 10 कर्तव्यों को ऐड किया गया था। 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस देश से हमने ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं, यानी कि जो हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? वो हमने किया था सोवियत संघ, सोवियत संघ, या फिर हमने रूस से लिया है। याद कैसे रखेंगे? देखो, रुक जाओ जाने वाली इस तरह का एक गाना है ना, रुक जाओ जाने वाली इस तरह का जो गाना है, देखो इसमें रू से रूस बन जाएगा, कैसे कर्तव्य बन जाएगा, यानी कि रूस से हमने कर्तव्य लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमने ऐड किए थे 10 मौलिक कर्तव्य हमने ऐड कर लिए थे सोवियत संघ के आधार पे, चौधरी सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, 42nd ऑफ द अमेंडमेंट 1976 में। और उसके बाद में हमें 2002 का यही जो अधिनियम हमें लगा कि हमें 11वां एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ना चाहिए था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा बन गया था? यानी कि 86वें अमेंडमेंट 2002 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2002 आया था, जो पारित हो गया था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2009 में, जो कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में आर्टिकल 21A में इसको क्या किया था? शामिल किया गया था। आर्टिकल 21 में ए में शामिल करके इसको मौलिक अधिकार की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? मौलिक अधिकार की। दोस्तों ध्यान रखें, ये न केवल उस समय मौलिक अधिकार में डाला गया था, बल्कि 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। तो यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य बना था, वही बात, और वही आपका 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के तहत यानी कि जीने की स्वतंत्रता के तहत इसको शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये तो थे हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। बाकी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का हमारा एक अलग से चैप्टर रहेगा जिसमें अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी पढ़ते हैं, इसके बाद में अगला जो हमारी बहुत खूबसूरतियों के बारे में हमें देखना है, तो एक और खूबसूरती को लेते हैं जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। अब अपन बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। दोस्तों कहीं पे भी कोई डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, जैसे हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, 1000 टाइप के कुछ बन जाते हैं, तब हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, सो दैट हम आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सीधे डाउट आपके रेज कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो पाता, आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन हो, अपनी कोई भी क्वेरी हो, अपना कोई भी डाउट हो, आप डाल सकते हैं। इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं, यानी कि 6वें नंबर की थी, आज 7वें नंबर की अभी बात करते हैं। जो 7वें नंबर पे थी उसका है अपन नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये कहां पे डाले गए हैं? ये अपना जो डाला गया है भाग 4 में, भाग 4 में शामिल है। और आपके जो आर्टिकल दोस्तों अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, तो अपन शॉर्ट में इसको 8 लिख दिया आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स है? ये आपका 35 से लेके 36 से 12 से 35 या 36 से 51 तक आपके मौलिक नीति निर्देशक तत्व है। अब जानिए कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। जिस तरह से मौलिक अधिकार, यहां पे मैं एक और आपका डायग्राम, ये आपकी सरकार होगी, ये आपकी जनता होगी, ध्यान से समझना दोस्तों, और इसके बाद में ये आपकी न्यायपालिका होगी। जब मैंने बात किया था
मौलिक अधिकारों के संबंध, इससे पहले वाली बात कर रहा हूं, मौलिक अधिकारों के संबंध में मैंने कहा था कि जनता को सरकार मौलिक अधिकार प्रदान ना करावे, ऐसा कोई विधि बना दे, कानून बना दे, एक्ट बना दे, अधिनियम बना दे और जनता का मौलिक अधिकार को वायलेशन हो जाए तो जनता के पास में पावर दे रखी, वो सीधी सीधी कहां पे जा सकती है, न्यायपालिका में जाके इसको चुनौती दे सकती है। और न्यायपालिका को आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत बड़ा पावर देती है और गारंटर के रूप में स्थापित करती है कि भैया आप सरकार को रोक सकते हो इस तरह के कानून बनाने से और जनता के मौलिक अधिकारों को आप सुरक्षित कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, अब बात आती, ये तो मौलिक अधिकारों के संबंध में थी, अब मैं बात करूं नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में होलसोल कौन होती है, आपकी सरकार होलसोल होती है, जनता के पास में कुछ भी पावर नहीं होता है। क्या मतलब है, तो क्या जनता इस संबंध में न्यायपालिका नहीं जा सकती? जी हां, नहीं जा सकती। वो देखो होता क्या है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे तो एक पिताजी के पास में जितने पैसे होते हैं उसी हिसाब से उसके संतान की परवरिश करता है। ये नहीं कि संतान कहते कि पिताजी हमें तो ऐसी रूम चाहिए, ऐसी की गाड़ियाँ चाहिए, हम जहाँ स्कूल में इस स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सभी मुहैया नहीं करवा सकते। हम भी हैं, आप भी हैं, तो नहीं कर, कैसे करवाते हैं? हमारे पिताजी जितना कुछ अर्न करते हैं, उनकी जो स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें सब मिल जाता है। तो सेम वे नीति निर्देशक तत्वों का भी संबंध सरकार और जनता के साथ ऐसा ही होता है। सरकार के पास में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जितने संसाधन उनके पास में उपलब्ध होते हैं, उस संसाधन के अकॉर्डिंग वो जनता की परवरिश कर सकता है। तो मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 इसमें यही बात की गई है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो पथ प्रदर्शक के रूप में है, पथ प्रदर्शक के रूप में है और इनको निर्देशित करता है, दिशा निर्देश जारी करता है, पथ प्रदर्शित करता है और ये हमारे आकांक्षाओं, उम्मीदों और हमारे सपनों, लक्ष्य आदि से भरा हुआ है। इसमें हमारे क्या सपने हैं, हम क्या क्या अचीव कर लेंगे, बहुत जैसे जैसे कहा गया संसाधन आते जाएंगे, रिसोर्सेज हमारे पास में आते जाएंगे, हमारे पास में फैसिलिटी आती जाएगी, हम हमारी जनता को क्या करेंगे, सारी की सारी फैसिलिटीज, उनके सपने, उनके विचार पूरे करते जाएंगे। ये नहीं है कि मैं आज ही सारे के सारे विचार और सपने पूरे कर दें, ये लॉन्ग टर्म का है। 70 साल हो गए हमारा कानून बनते हुए, हमने काफ़ी सारे नीति निर्देशक तत्वों को अचीव कर लिया है और बहुत सारे हमारे अभी ड्रीम जो एम टारगेट है हमारे, उसको अभी अचीव करना बाकी रह गया। देखो दोस्तों कितना एग्जांपल फिट होता है, जिस तरह पिताजी के पास में जैसे जैसे पैसे आते वैसे वैसे अपने बेटों के सपने पूरे करते जाता है, तो सेम वे जैसे जैसे सरकार के पास में धन आता जाएगा, जैसे उनके पास संसाधन बनते जाएंगे, वैसे वैसे वो अपने क्या करते जाएंगे, जनता के लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे। तो जिस तरह से संतान कहीं थोड़ी कंप्लेन कर सकती है पिताजी ने ये नहीं दिया, सेम वे ध्यान रखें नीति निर्देशकों के तत्वों के संबंध में जनता इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जनता न्यायालय में जा सकती हैं या फिर न्यायालय में इसको चुनौती दे सकती हैं? नहीं दे सकती। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में दे सकती? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती हैं, बिल्कुल देगी। मौलिक अधिकार फुलफिल नहीं होते हैं तो सरकार के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी काइंड ऑफ द कोर्ट में जा सकते हैं, बट यहाँ पे ये फुलफिल नहीं होता है तो नहीं जा सकती, न्याय योग्य नहीं है। ये हमारे विजन है, हमारे सपने हैं, हमारे ड्रीम है, जैसे जैसे संसाधन आएंगे सरकार ऑटोमेटिकली पूर्ण उसको करती जाएगी। इससे संबंध में B.R. अम्बेडकर का अपनी बुक में नहीं है बट मुझे याद आ रहा है, B.R. अम्बेडकर साहब ने एक स्टेटमेंट बोला था कि जो सरकार नीति निर्देशक तत्वों को पालन नहीं करेगी उनका पतन निश्चित है। यानी कि देखो सरकार यदि अच्छा काम नहीं करवाएगी, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विकलांग को पेंशन देना हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सारी चीजें नीति निर्देशक तत्वों के तहत शामिल की गई हैं। ग्राम पंचायतों का गठन करना, नरेगा जैसी चीजों को, व्यवस्थाओं को स्थापित करना, ये सारी राज्य पे कोई प्रेशर नहीं शुरू करें, लेकिन राज्य चाहता है कि जनता का वेलफेयर करें और हम जितना नीति निर्देशक तत्वों को अच्छी तरीके से पालन करेंगे, अगली बार में हमारी सरकार भी उतनी अच्छी तरीके से आएगी। तो B.R. अम्बेडकर जी का ये स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देता है। एक बात देखो, भाग 4 में शामिल है। ओके, लिया कहां से, इसको देख लेते हैं। ये हमने लिया कहां है, ये हमने लिया है आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से लेने का मतलब याद कैसे रखो, इसको देख लो, हमने रुक से याद रख लिया, यानी कि रूस से कर्तव्य लिया है, और ऐसे अमेरिका, ऐसे अधिकार, ऐसे याद रख लो। और इसको कैसे रखेंगे, देखो नीति निर्देशक तत्व, इसमें तत्व को देखो और इसमें लैंड को देखो। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन।
तत्व कहाँ से मिलते हैं? लैंड से मिलते हैं। अरे भाई जो भी तत्व मिलता है, सोना चांदी सीसा जस्ता, जो भी हमें धातु कहाँ से मिलती है? तत्व मिलते कहाँ से? तत्व हमें मिलते लैंड से, जमीन से। जब भी नीति तत्वों की बात आए लैंड से मिलते हैं, मतलब आयरलैंड। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? आयरलैंड से हमने अडॉप्ट किए हैं। और भाग 4 में समाहित हैं, 36 से लेकर 51 तक हैं। ये पथ प्रदर्शक होते, निर्देशित होते, वाद योग्य नहीं होते, न्यायालय में नहीं जा सकते हो, जनता नहीं जा सकती। जितना सरकार के पास में पैसा आएगा उतना उसको मुहैया करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सपने हैं, विजन। हम धीरे धीरे इसको जैसे जैसे संसाधन हमारे पास में बनते जाएंगे हम इसको अचीव करते जाएंगे। ओके गाइस, अब इसके बाद में अपन देखते हैं 8वें प्रकार की क्या विशेषता है। अब इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं वयस्क मताधिकार की या समाजवाद की। पहले इसको देख ले, जैसा सीरियल है अकॉर्डिंग समाजवादी राज्य, समाजवादी राष्ट्र। ओके, अब इसको देखते हैं, एक और खूबसूरती की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो भारत की संविधान की विशेषताओं में अगली विशेषता जो आती है, खूबसूरती जिसको अपन कहते हैं, वो है हमारा समाजवादी राष्ट्र। क्या हो गया समाजवादी राष्ट्र का मतलब? समाजवादी राष्ट्र का मतलब होता है, यानी कि जो भी संपत्ति होती है, जो भी पैसा होता है, जो भी संसाधन होता है, उनका मालिक पूरी जनता होती है, पूरा समाज होता है, पूरी जनता होती है। यानी कि सरकार पूरी संपत्ति की मालिक होती है और सरकार सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, समान रूप से विभाजित करती हैं। ये विचारधारा, जैसे समाजवादी नाम जब भी लेता है मेरे दिमाग में कार्ल मार्क्स की विचारधारा आती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, हमारी जो समाजवादी विचारधारा है कार्ल मार्क्स से प्रभावित ना होके महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित है, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि हम सारे लोगों का धन इकट्ठा करके सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को अवसर का प्रदान करते हैं। यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी, जिसके तहत वो अपना अवसर प्रदान करके उतना ऊपर जा सकते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करते हैं, न कि संपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये गांधी जी की फिलॉसफी पे आधारित है। समाजवादी राष्ट्र का मतलब होता है संपत्ति का हक, संपत्ति का हक सरकार का या समाज का समान रूप से हो, समाज का समान रूप से हो, ये कहता है। बाकी इसके अपोजिट जो विचारधारा दोस्तों होती है उसको बोला जाता है पूंजीवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा में होता क्या है, जिसकी जितनी पूंजी है वो उसका मालिक होता है और उस पर कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। हालांकि दोस्तों होता तो भारत में भी ऐसा है, लेकिन हम पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का हमारे पास में कॉम्बो है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स से प्रभावित ना होकर गांधी जी की विचारधाराओं से प्रभावित है, यानी कि गांधी जी के दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। क्योंकि ये कहता है कि जिस टाइप से अनिल अंबानी इतना बड़ा अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो मैं दूसरे भी व्यक्ति को इतना अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो भी अपना बिजनेस इतना बड़ा डेवलप कर सकता है, इतना आगे तक बढ़ सकता है। ये समान अवसर दे रहा है, अवसर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो उस मामले में हम कह सकते हैं हम सब लोगों को समान रख रहे हैं, समाज का समान रूप से अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं, समाजवादी नामक का वर्ड हमारे संविधान में पहले से रिटर्न में नहीं था। हालांकि हमने जो भी संविधान ड्राफ्ट किया था, जो भी संविधान हमने फॉर्म किया था, हमारी विचारधाराएं कुछ ऐसी रही थी कि हम समाजवादी विचारधारा को फॉलो करें, लेकिन कहीं समाजवादी शब्द लिखा हुआ नहीं था। तो हमने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि 42nd अमेंडमेंट जिसको कहूँगा संविधान संशोधन, आगे से ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, 1976 में, इसके तहत हमने समाजवादी वर्ड को जगह दी है किसमें, प्रस्तावना में। और जब अपन आगे वाले चैप्टर में जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल समाजवादी विचारधारा को फिर से अपन डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान रखें, स्टार्टिंग में समाजवादी जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और जिसमें हमने इसको जगह अपनी प्रस्तावना में दी, और भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। आगे डिस्कशन करते हैं अगले पॉइंट पे, वयस्क मताधिकार पे। आगे अपन बात करते हैं वयस्क मताधिकार पे, वयस्क मताधिकार पे।
एडल्ट फ्रेंचाइजी। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? यानी कि एक वयस्क आदमी होता है वो मत का अधिकार रखता है, यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो जाती है, यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त, 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकता है। वो अपना वोट उस अकॉर्डिंग करे जिस अकॉर्डिंग उसकी विचारधारा जिस नेता से, जिस विचारधारा से, जिस पार्टी से मैच करती है, वो अपना वोट कास्ट करके अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ऐसा कहा गया है, ये खूबसूरतियों में शामिल है कि वयस्क मतलब हर एक वयस्क भारत का जो अपना वोट कास्ट करके अपनी सरकार को अपने हिसाब से चला सकता है। और ये उम्र कितनी होती? 18 साल की। अब दोस्तों जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो ये उम्र 18 साल नहीं थी, और यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या था देखो, यानी कि कब तक ये 18 साल कब से हुई है? ये हुई है आपकी 1989 से, 1989 से। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसकी उम्र कितनी कर दी गई? 18 वर्ष, जो कि वर्तमान में 18 वर्ष है। बट इससे पहले क्या था? स्वतंत्रता के बाद में ये जो आयु हुआ करती थी वो हुआ करती थी 21 वर्ष। और ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान में वयस्क मताधिकार कितने वर्ष की आयु पूर्ण होने पे होता? 18 वर्ष की। ये 18 वर्ष की आयु कब से हुई है? ये हुआ 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद में। इससे पहले स्वतंत्रता से लेकर 1989 तक ये जो उम्र हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी वयस्क मताधिकार की। वयस्क का मतलब होता है एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जिसका मतलब होता है एक वयस्क अपने राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है, अपने अकॉर्डिंग वोट कास्ट कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगले विचारधारा की, जो अपना एक और खूबसूरती को देख लेते हैं 10 नंबर पे। जो 10 नंबर पे है उसका अपन बात करते हैं, वो है अपना पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलर स्टेट। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि भारत न तो किसी धर्म विशेष को पनाह देता है, न किसी धर्म का विरोध करता है, बल्कि धर्म के मामले में क्या है? तटस्थ है, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता है। ओके, यानी कि किसी धर्म विशेष को पालन नहीं करता है। ओके, सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों का आदर करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े तौर पे कहूं तो धार्मिक मामलों के आधार पे तटस्थ है, धार्मिक मामलों में तटस्थ है। ओके, और क्या चीज है? पंथ निरपेक्षता का एक और हमारा मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 25, यानी कि अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से अपना जो धर्म उसको अच्छा लगता है उसको फॉलो कर सकता है, किसी भी तरह की कोई बाइंडेशन नहीं है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे? भारत एक सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष राज्य है जो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है और अपना कोई विशेष धर्म को फॉलो नहीं करता है। सेम चीज आर्टिकल 25 भी स्पष्ट करता है। ओके, इसके बाद में मैं बात कहूं कि ये पंथ निरपेक्ष है। हम आर्टिकल 25 से इस बात को पहले ही क्लियर कर चुके थे कि हमारा देश है जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, पंथ निरपेक्ष ये वर्ड हमारे संविधान में लिखित में कहीं नहीं था। तो हमने क्या किया इसके बाद में देखते हैं। हमने किया था अमेंडमेंट, कौन सा? 42nd अमेंडमेंट 1976 में, और हमने पंथ निरपेक्षता वर्ड को शामिल किया। किसको शामिल किया? पंथ निरपेक्षता शब्द को शामिल किया। कहां पे शामिल किया? हमारे संविधान में। किस जगह किया? और वो हमने किया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में। कहां पे किया था?
प्रस्तावना में किया था। प्रस्तावना पढ़ेंगे तब पंथ निरपेक्षता वर्ड को और शामिल करेंगे कि मूल प्रस्तावना में नहीं था, बट 1976 में 42वें अमेंडमेंट के तहत पंथ निरपेक्षता वर्ड भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और यही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जिसको अपन पंथ निरपेक्षता के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी धर्म विशेष को पालन नहीं करना, सभी धर्मों का आदर करना, धर्म के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं, धार्मिक मामलों में तटस्थ, आर्टिकल 25 पहले ही कहता था, लेकिन ऐसा वर्ड ना होने की वजह से 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने पंथ निरपेक्ष वर्ड को जोड़ के इसमें और खूबसूरती ऐड कर दी। अगला और लास्ट पॉइंट लेते हैं आज का, जो 11 नंबर पे है, यानी कि ये कहता है कि खूबसूरत दस्तावेज है। ये खुद कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है ये खूबसूरत दस्तावेज है। इसी तरह की बात की गई पॉइंट नंबर 11 में, थोड़ा देख लेना, इसके आसपास कई वर्ड लिख रखा है। खूबसूरत आपका दस्तावेज है, यानी कि एक विलक्षण दस्तावेज है। अपना वर्ड जो याद आ गया, विलक्षण दस्तावेज। ये कहता है कि विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज का मतलब है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग से आपको बात की थी कि भारत ने 60 से ज़्यादा देशों के संविधान की स्टडी की। उस संविधान में जो चीज़ें हमें ज़्यादा बढ़िया लगी उन चीज़ों को हूबहू अपने अपने संविधान में हमने ऐड करते गए। भारत की पृष्ठभूमि वो किस तरह से फिट बैठती है, किस दो देशों का कॉम्बो फिट बैठेगा, ये सारी चीज़ें हमने 3 साल लगभग का समय, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा के हमारे जो फाइंडिंग फादर्स थे, हमारे संविधान निर्माता थे, बड़ी ही खूबसूरती से इस खूबसूरती के साथ में इस खूबसूरत दस्तावेज में इसको पेश किया था और एक विलक्षण दस्तावेज के रूप में ये मिलकर सामने आया था। और न केवल ये विलक्षण दस्तावेज हमको अच्छा लगा, बल्कि इसके बाद में काफी सारे देश हैं उन्होंने भारत के संविधान को फॉलो किया है और अपने संविधान भी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया है। उसमें से मैं एक प्रमुख कंट्री के जो अपनी बुक में दे रखा उसका नाम लेता हूं, दक्षिण अफ्रीका का नाम। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान भारत के संविधान के तर्ज पे बना है। भारत के संविधान के तर्ज पर बना है। दोस्तों हमें इस बात का गर्व है कि हमारा इतना बड़ा खूबसूरत दस्तावेज है। कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं, उधार का थैला नहीं है दरअसल दोस्तों। हमने स्टडी किया है किसी भी देश की जहाँ इतने सालों से शासन व्यवस्था चल रही थी, कौन सी चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल है, उस चीज़ को अपने संविधान में ऐड करना उधार का थैला ना होके एक समझ वाली बात होती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट रहेगी, और वही हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। और इसी तर्ज पर साउथ अफ्रीका ने तो अपना संविधान ही पूरा इंडिया के संविधान के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया था। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा। यदि आपको लगा हो कि वीडियो बढ़िया नहीं बना, मज़ा नहीं आया, तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कारण भी लिख दीजिएगा गुरुजी इसलिए पसंद नहीं आया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।